हेलो गाइस, राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। और हम कवर कर रहे हैं यूपी टेट प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो इसके पहले अभी हम देखते हैं जो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का हुआ था, पुनः परीक्षा। तो कक्षा 1 से 5 तक का तो प्रथम प्रश्न पत्र हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। ये हमारा उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट 2021 का पेपर है, प्रथम प्रश्न पत्र है जो पुनः परीक्षा हुई थी उसी का। तो इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ देखेंगे। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको जो है हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो आइए देखते हैं इसमें हम बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, जिसमें क्या है ब्लू प्रिंट। कहता है ब्लू प्रिंट निम्न में से किसका प्रमुख घटक है। तो ये हमारा क्या होता है ब्लू प्रिंट, ये होता है हमारा परीक्षण निर्माण, यानी कि ब्लू प्रिंट जो होता है वो हमारा परीक्षण निर्माण का क्या एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ब्लू प्रिंट किसी भी विषय वस्तु या पाठ्य वस्तु संबंधित कोई भी प्रश्न पत्र का निर्माण करने से पहले उसका क्या होता है प्रारूप होता है। और ब्लू प्रिंट के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे ब्लू प्रिंट के निर्माण के बाद हम उसके आधार पर एक से अधिक परीक्षार्थियों के लिए प्रश्न पत्र को आसानी से तैयार कर, जैसे हम कोई भी जैसे हमें पेपर तैयार करना होता है तो पहले हम सादे कागज़ पे पेपर बनाते हैं, फिर उसको टाइप करवाते हैं, तो वो क्या होता है उसका ब्लू प्रिंट हो जाता है, टाइप हो जाता है। फिर उसको हम क्या करते हैं कॉपी करवा लेते हैं, तो वो उसका क्या हो जाता है ब्लू प्रिंट, मतलब सेम टू सेम प्रिंट हो जाता है, उसी को बोलते हैं ब्लू प्रिंट बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है परीक्षण निर्माण के लिए होता है। नेक्स्ट है हमारा कि विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था निम्न में से किसने दिए थे। तो बताइए किसने दिया था। तो ये दिए थे हमारे पियाजे ने। ये देख लेते हैं जो विकास की पूर्व संक्रिया अवस्था की अवधारणा को जीन पियाजे ने दिया था, और पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा गया है। तो संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी। इंद्रिय जनित गामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फोर्थ है हमारा अमूर्त संक्रियात्मक। पहले क्या होती है इंद्रिय जनित आती है, फिर पूर्व संक्रियात्मक, फिर मूर्त, फिर अमूर्त। ठीक है, फिर देख लेते हैं जो हमारी पूर्व संक्रिया अवस्था होती है वो 2 से 7 वर्ष के बीच में होती है, और इस अवस्था में बालक में समाजीकरण, भाषा का ज्ञान तथा आत्म केंद्रियता के गुण क्या हो जाते हैं विकसित होते हैं। इस अवस्था में बालक में क्या होती है नकल करने की प्रवृत्ति होती है। जो 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा होता है वो अगर किसी को कुछ करते हुए दिखता है तो वो वैसे ही करने की कोशिश करता है, और वो क्या करता है शब्दों के प्रति समझ, अगर कोई कुछ बोलता है तो उसको क्या करता है वो दोहराता है। वस्तु तथा उसके संदर्भ को समझने तथा शब्दों में अंतर स्पष्ट करने की भावना क्या होती है उसमें उत्पन्न हो जाती है। कितने 2 से जो 7 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें। ठीक है, इसके बाद देखते हैं MPPI परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापने में किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है, ये इसमें से एक जो MPPI है इसका अर्थात जो होता है मिनीसोटा बहुत क्षेत्र व्यक्तित्व सूची, जिस ये क्या होता है माइनोसेट मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री परीक्षण का जो निर्माण हुआ है ये हैथवे तथा मैकनेल द्वारा किया गया था। इस परीक्षण द्वारा उन विशेषताओं को मापा जाता है जिसका संबंध प्राय मानसिक असमानताओं के साथ समझा जाता है। इसमें 550 मदें होती हैं जिनका उपयोग 16 वर्षीय या उससे बड़े व्यक्तियों पर किया जाता है। परीक्षण के लिए सच है या झूठ या नहीं कह सकते, पर ये उत्तर देना होता है परीक्षार्थी को, ये सच है या झूठ वो या नहीं कह सकता, लेकिन उसको क्या होता है उत्तर देना होता है। नोट में हम देख लेते हैं कि जो व्यक्ति लक्षणों के मनोवैज्ञानिक का जो आकलन है MMPI परीक्षण द्वारा किया जाता है, ना कि उपयुक्त प्रश्नों में जो MPPI दिया है तो उसमें MPPI नहीं है, MMPPI परीक्षण द्वारा दिया जाता है। ठीक है, और इस देख रहे हो इस प्रश्न
को आयोग ने क्या माना है, गलत माना है, क्योंकि जो ये MPPI है ये MPPI नहीं है, ये है हमारा सही, हमारा ये है MMPI परीक्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। तो नेक्स्ट हमारा क्या है, अधिगम हेतु निम्न में से क्या सर्वाधिक आवश्यक है। तो अधिगम के लिए हमें क्या, अगर हमें अधिगम करना है तो क्या आवश्यक है, अभिप्रेरणा। ठीक है, तो अधिगम हेतु सर्वाधिक आवश्यक तत्व हमारा क्या है, अभिप्रेरणा है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो होता है वो अंग्रेजी शब्द मोटिवेशन का हिंदी पर्याय है, मतलब है, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रोत्साहन होता है। वैज्ञानिक अर्थ में अभिप्रेरणा का अर्थ आंतरिक उत्तेजकों से होता है, जिनके फलस्वरूप हम कोई कार्य व्यवहार करते हैं। ठीक है, अगर हमें किसी बच्चे को कुछ सिखाना होगा तो बच्चा तुरंत थोड़ी ना सीख जाएगा, पहले उसको हम क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, तो क्या होगा, प्रेरित होगा, तब वो उस चीज़ को या उस कार्य को करने के लिए क्या होगा, उत्साहित होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, शैशवकाल। शैशवकाल का समय जो होता है वो क्या होता है, हमारा जन्म से 2 वर्ष तक होता है। आप लोग इसको पढ़े होंगे, जो हमारा शैशवकाल का समय होता है सामान्यतः क्या होता है, जन्म से लेकर प्रथम 2 वर्ष के अंतर्गत माना जाता है। इस काल बालक के जीवन का क्या होता है, आरंभ काल होता है, मतलब इसमें बच्चा को जो भी कुछ आप सिखाएंगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। जो मानव जीवन के विकास की क्या है, पहली अवस्था है, कौन सी, जन्म से 2 वर्ष तक। ठीक है, इसके पश्चात 2 वर्ष से 6 वर्ष तक का काल जो होता है वो पूर्व बाल्यावस्था कहलाता है, मतलब 2 से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष का काल जो होता है वो हमारा उत्तर बाल्यावस्था होता है। अगर आपसे पूछे कि शैशवकाल तो जन्म से 2 वर्ष की अवस्था, और 2 से 6 वर्ष की अवस्था हमारी क्या होती है, पूर्व बाल्यावस्था होती है, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है उसको उत्तर बाल्यावस्था के नाम से जाना जाता है। और बाल्यावस्था को मानव विकास का अनोखा काल कहा गया है। बाल्यावस्था के पश्चात किशोरावस्था का काल आता है। ठीक है, यह समानता 12 वर्ष से 18 वर्ष तक मनाया जाता है। अभी हम आप लोगों को स्लो पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोगों को बहुत ज़्यादा धीरे हम पढ़ा रहे हैं लग रहा होगा तो आप इसकी स्पीड को जो है बढ़ा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमें समझते हुए भी चलना है, इसलिए हम धीरे धीरे चलेंगे। नेक्स्ट हमारे क्या है कि पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना क्या कहलाता है, ये हमारा प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। कहता है पूर्व अनुभव के आधार पर, जैसे हमने कोई कार्य किया है उसके अनुभव के आधार पर संवेदनाओं को अर्थ प्रदान करना कहलाता है हमारा क्या है, प्रत्यक्षीकरण। जो संवेदनाएं होती हैं किसी वस्तु का क्या होती हैं, प्रथम अनुभव होती हैं, जिसका अर्थ अस्पष्ट नहीं होता, किंतु उत्तेजक का ज्ञान होते ही बालक जिस संवेदना का अनुभव करता है उसमें क्या होता है, अर्थ जुड़ जाते हैं। इस उपयुक्त संवेदना को ही क्या कहते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो किसने किया था, ये हमारा सीखने और प्रयास में भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन ये हमारे किए थे थॉर्नडाइक ने। तो ये देख लेते हैं, सीखने में प्रयास एवं भूल के सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थॉर्नडाइक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति काम सीखना आरंभ करता है तो प्रारंभ में बहुत सी गलतियां करता है। आपने देखा होगा कि जो बच्चा हो या कोई भी हो, कोई भी अगर कोई नया कार्य करता है तो उसमें बहुत सारी क्या होती, गलतियां होती हैं। जैसे जैसे किसी कार्य को व्यक्ति सीखता जाता है उसके करने में भूलों एवं जो त्रुटियां होती हैं उनकी संख्या क्या होती है, कम होती जाती हैं, और अंत में एक ऐसी अवस्था आती है जब वह प्रथम प्रयास में ही कार्य को क्या होता है, सही ढंग से कर लेता है। थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग एक पिंजड़े में भूखी बिल्ली को बंद करके किया था। तो थॉर्नडाइक ने यह प्रयोग किस पे किया था, बिल्ली पर किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि औसत बुद्धि वाले बालक का बुद्धिलब्ध होगा, तो वो कितना होगा बताइएगा। तो जो हमारे औसत बुद्धि वाले बालकों का जो बुद्धिलब्ध होता है वो 90 से क्या होता है, 110 तक होता है। और ये देख लेते हैं बुद्धिलब्ध हमारी, यानी कि IQ और इंटेलिजेंस 2 या 2 से अधिक है तो अति प्रतिभाशाली यानी सुपीरियम जीनियस कहलाएगा। अगर उसकी बुद्धिलब्ध 140 से 200 तक है तो प्रतिभाशाली यानी कि जीनियस कहलाएगा।
अगर उसकी बुद्धि लब्धि 120 140 तक है तो वो क्या होगा, उत्कृष्ट, वेरी सुपीरियर कहलाएगा। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 110 से 120 तक है तो वो उत्कृष्ट, सुपीरियर कहलाएगा। ठीक है। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 90 से 110 तक है तो वो सामान्य यानी कि नॉर्मल बच्चा होगा। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 80 से 90 तक है तो वो मंद बुद्धि का होगा, डल। अगर उसकी बुद्धि लब्धि 70 से 80 तक है तो निर्बल बुद्धि यानी कि बॉर्डर लाइन के पर होगा। अगर 70 से नीचे है तो हीन बुद्धि यानी कि फीबल माइंडेड होगा। अगर 50 से 70 तक उसकी IQ है तो मूर्ख यानी कि मोरन होगा। अगर उसकी बुद्धि लब्धि क्या है 20 से 50 तक है तो फिर वो मूढ़ कहलाएगा। अगर 20 से नीचे है तो उसको जड़ बोलेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे? तो ये कौन थे, हमारे कैटले थे जो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। तो ये कौन थे, क्रिस्टलीय। तो क्रिस्टलीय ने क्या किया था, कैटल। ठीक है। तो जो हमारा तरल क्रिस्टलीय, देखो क्रिस्टलीय में भी कहा रहा है और जो वैज्ञानिक हैं, प्रतिपादक हैं, उनमें भी क्या क्या कहा रहा है। ठीक है ना। तो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक कैटेल थे और कैटल ने बुद्धि के 2 तत्व बताए हैं। फर्स्ट हमारे क्या है, निश्चित बुद्धि जिससे क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, और इसे कैटल ने जीएफ तत्व बताया, तथा सेकंड हमारी क्या है, अनिश्चित बुद्धि यानी कि फ्लूइड इंटेलिजेंस, इसे कैटल ने जीई तत्व बताया। यानी कि पहले को क्या बताया, जीएफ, और दूसरे को क्या बताया, जी। और निश्चित बुद्धि के विकास पर वातावरण का एक प्रभाव पड़ता है। ठीक है। फिर कैटल ने बुद्धि मापन के लिए संस्कृत स्वतंत्र परीक्षण यानी कि कल्चर फ्री टेस्ट का निर्माण किया, जिससे अनिश्चित बुद्धि का मापन किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्या आया था क्वेश्चन कि क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था, क्रिया प्रसूत। तो जो क्रिया प्रसूत का अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन था वो स्कीनर ने किया था। ठीक है ना। तो हमने देखा क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो स्कीनर ने। तो देख लेते हैं, तो जो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स स्कीनर ने सन 1938 में किया था। इस सिद्धांत को नैमित अनुबंधन सिद्धांत, सक्रिय अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। और चार्ल्स स्कीनर ये क्या थे, हमारे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे तथा हार्वर्ड विश्वविद्यालय में क्या थे, ये प्रोफेसर थे। इन्होंने छोटे बच्चों की स्कूल जाने की प्रक्रिया का उदाहरण देकर इस सिद्धांत का क्या किया था, को स्पष्ट किया था। तो देख लेते हैं हमारे अधिगम के प्रमुख सिद्धांत क्या हैं। तो थार्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत था। पावलोव का अनुकूलित प्रतिक्रिया या संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत था। थर्ड हमारा क्या था, गेस्टाल्ट सिद्धांत या सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत था। नेक्स्ट हमारा क्या था, कर्ट लेविन का क्षेत्र सिद्धांत था। इसके बाद नेक्स्ट हमारे क्या है, कोलर ने अपने प्रयोग में यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम हमारी क्या है, मानव का अधिगम पूर्ण पूर्ण है, या जानवरों में मनुष्य श्रेष्ठ है, या एक स्वतंत्र क्रिया या समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो आप लोग बताइए क्या है हमारा, जो कोलर ने अपने प्रयोगों में सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम क्या है हमारा। तो अधिगम जो है वो हमारा क्या है, समग्र परिस्थिति का क्या है, प्रत्यक्षीकरण है। ठीक है। कोलर ने अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम समय परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण। कोलर ने सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत पर कार्य किया। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने समक्ष उपस्थित समस्या के अंगों से पारस्परिक संबंध स्थापित करता और संपूर्ण परिस्थिति को समझकर उनके अनुसार प्रतिक्रिया करता है। परिस्थिति को ठीक से समझना ही सूझ या अंतर्दृष्टि है। कोलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो पूछता कि कोलर ने अपना प्रयोग किस पे किया था? तो ये चिंपांजी क्या है, हमारा एक बंदर है, तो किया था। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित किया? तो किसने किया था ये पंचपद प्रणाली? तो ये हमारे हर्बर्ट ने किया था। तो देख लेते हैं कि हर्बर्ट स्पेंसर ने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली यानी कि 5 स्टेप का प्रतिपादन किया। ये पंचपद क्या है? फर्स्ट क्या है, प्रस्तावना। सेकंड क्या है, उसमें उपदेश या कथन। सेकंड हमारा क्या है,
प्रस्तुतिकरण, थर्ड हमारी क्या है तुलना, फोर्थ हमारा क्या है सामान्यीकरण और 5 हमारा क्या है प्रयोग। तो देखते हैं हार्वर्ड के अधिगम का जो संबंध है में यह धारणा है कि प्रत्येक छात्र बाहर से मिलने वाले ज्ञान को संचित करता रहता है। यदि नवीन ज्ञान को छोटे छोटे सोपानों में बांटकर उसे पूर्व संचित ज्ञान से संबंधित करके पढ़ाया जाए तो छात्र उससे अधिक शीघ्रता एवं सुगमता से क्या करता है ग्रहण करता है। इसके बाद आता है हमारा 13 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की थी ना। तो ये किसने की थी, कैनन ने। तो ये कैनन हमारे क्या एक मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की है। तो कैनन ने अंतःस्रावी ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताएं। ये ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं तो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारी थायराइड ग्रंथि है, सेकंड हमारी पिट्यूटरी ग्रंथि है, थर्ड हमारी क्या एड्रेनल ग्रंथि वाला है, ठीक है ना। तो पॉइंट हम देख लेते हैं कि जो शरीर रचना के दृष्टिकोण से व्यक्ति के प्रकार का वर्णन जर्मन मनोवैज्ञानिक क्रिस्मर, तो क्रिस्मर क्या है हमारी एक जर्मन मनोवैज्ञानिक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि शारीरिक आकृति के आधार पर व्यक्ति के प्रकार का वर्णन मनोवैज्ञानिक सोल्डन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि शारीरिक स्वास्थ्य एवं विकास का दृष्टि से व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन मनोवैज्ञानिक वर्णन ने किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है कि मनोवैज्ञानिक यूंग ने मानव प्रकृति के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार का वर्णन किया है। नेक्स्ट हमारा क्या है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है यह कथन किसने कहा है, यह कथन क्रो का है। तो देख लेते हैं सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की जो मानसिक प्रक्रिया है यह कथन क्रो का है। आधुनिक मनोविज्ञान में सृजनात्मकता का क्षेत्र व्यापक है और यह किसी न किसी रूप में क्या होता है उत्पादन से या नवीन रचना से संबंधित है। यह उत्पादन मूर्त एवं अमूर्त किसी भी रूप में हो सकता है। तो देख लेते हैं जो हमारे जेम्स ड्रेवर का कथन क्या था कि सृजनात्मकता मुक्ता नवीन रचना एवं उत्पादन में होती है। और प्रोफेसर रूस के अनुसार सृजनात्मकता क्या है हमारी मौलिकता है जो वास्तव में किसी भी प्रकार की क्रिया से क्या हो सकती है घटित हो सकती है, ठीक है। इसके बाद 15 नंबर हमारा क्वेश्चन है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है। तो कैसे होता है, तो ये अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, ठीक है। जब बच्चा कोई चीज़ देखता है या सुनता है तो वैसे ही करने की कोशिश और बोलने की कोशिश करता है, इसलिए यानी कि अनुकरण और प्रबलन के फलस्वरूप। बस देखते हैं कि जो BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास अनुकरण एवं प्रबलन के कारण होता है। स्किनर के अनुसार पुनर्बलन एक ऐसी चीज़ है जो प्रतिक्रिया की क्षमता को क्या करती है बढ़ा देती है और उस व्यवहार की पुनरावृत्ति को क्या करती है प्रेरित करती है जो पुनर्बलन से क्या पहले हुई थी, ठीक है ना। स्किनर यह भी बताते हैं कि बच्चे दूसरों की नकल या जो नकल करते हैं उसको अनुकरण बोलते हैं और प्रोत्साहन के माध्यम से क्या करते हैं भाषा सीखते हैं। बच्चे अपनी प्रतिक्रिया को दोहराव सुधार एवं बैक्स द्वारा प्रदान की जाने वाली अन्य प्रतिक्रियाओं को मजबूत करते हैं। अतः भाषा अभ्यास पर क्या है हमारी आधारित है। हमारी जो भाषा है हम जितना अधिक भाषा मतलब किसी भी चीज़ को करने या बोलने का प्रयास करेंगे तो हमारी भाषा उतनी ही ज़्यादा क्या हो जाएगी अच्छी हो जाएगी, चाहे वो लिखने में हो या बोलने में हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया है, तो ये मैकडूगल ने किया है। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से विलियम मैकडूगल ने क्या वर्गीकृत किया है। जो मानव जो कार्य बिना सीखे एवं जन्मजात एवं प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है वह मानव की मूल प्रवृत्ति कहलाती है। उदाहरण स्वरूप जैसे भूख प्यास दुख सुख गुस्सा आदि, ठीक है ना। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति में एक ऐसे संवेग संबंधित होता है जो संवेग की उत्पत्ति मूल प्रवृत्तियों से हुई है। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है, तो यह कथन हमारा डम्बिल का है। कहता है कि किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का जो केंद्रीकरण अवधान है यह कथन हमारे डम्बिल का है।
रॉस के अनुसार अवधान विचार की वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप में लाने की प्रक्रिया है, और मैकडूगल के अनुसार अवधान केवल उस इच्छा या चेष्टा को कहते हैं जिसका प्रभाव हमारी ज्ञान प्रक्रिया पर पड़ता है। 18 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में किसका नाम सृजन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? तो ये है हमारे गाल्टन। सर फ्रांसिस गाल्टन ने सर्वप्रथम 1883 में वैज्ञानिक स्तर पर मानव के आनुवंशिक लक्षणों में सुधार करके मानव जाति के सुधार पर क्या किया है, विचार किया है, और इसे जीव विज्ञान की एक नई शाखा सुजानकी का नाम दिया गया। इसलिए फ्रांसिस गाल्टन को सुजानकी का क्या कहा जाता है, पिता कहा जाता है। अब पॉइंट हम इसमें देख लेते हैं। जो हमारी सुजानकी व्यवहारिक आनुवंशिकी की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आनुवंशिक के सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों के लक्षणों की वंशागति को नियंत्रित तथा सुधार करके मानव जाति को सुधारने का क्या किया गया है, अध्ययन किया गया है। और 19 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया था? तो उन्होंने कौन सा परीक्षण उन्होंने किया था, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, वीडियो को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो है आपके सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो देख लेते हैं, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण का प्रतिपादन किया। इस परीक्षण के द्वारा हम एक समूह को बुद्धि का माप सकते हैं और बुद्धिमान औसत और शोषित श्रेणी का वर्गीकरण कर सकते हैं। चित्रांकन परीक्षण के माध्यम से हम किसी व्यक्ति के अवचेतन के विभिन्न क्षेत्रों का विश्लेषण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे क्या, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में परीक्षणकर्ता मौखिक निर्देश देता है और परीक्षार्थी मौखिक निर्देशानुसार कार्य करता और निर्देश लिखित भी हो सकते हैं, किंतु अनुक्रिया के लिए शब्दों या अंकों का प्रयोग नहीं होता। अशाब्दिक परीक्षण में व्यक्ति को भाषा या गणित का ज्ञान क्या होता है, आवश्यक नहीं है। आर्मी अल्फा टेस्ट का विकास रॉबर्ट यक्स और 6 अन्य लोगों ने मिलकर किया था। यह सेना से संबंधित मनोवैज्ञानिक परीक्षण है जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य विकसित किया। हम चाहते हैं आप लोगों को तो क्वेश्चन पढ़कर और उसका आंसर बताते हुए चलते हैं, लेकिन हम आप लोगों को व्याख्या भी इसलिए पढ़ के बता रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, नहीं तो हम केवल क्वेश्चन पढ़ते हैं और आंसर बताते हुए चल जाते हैं कि ये क्वेश्चन आया हुआ ये इसका आंसर है, लेकिन व्याख्या भी बता दे रहे हैं, उससे आप लोगों को पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बुद्धि के द्विकार्य सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये हमारे स्पीयरमैन ने किया। बुद्धि के द्विकार्य सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के दो तत्व होते हैं, का हमारा क्या, समान तत्व या योग्यता, का हमारा क्या है, विशेष तत्व या योग्यता। अतः बुद्धि 2 प्रकार की शक्तियों या योग्यताओं का योग है। समान योग्यता व्यक्ति को सभी प्रकार के कार्यों में सहायता करती है और विशेष योग्यता विशिष्ट कार्यों को करने के लिए सहायकता होती है। ठीक है ना, सहायता देती है। नेक्स्ट हमारा क्या है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? तो अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्ति तत्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत या पेड़ा के सिद्धांत। तो जो कोहलर है वो हमारे अधिगम के सिद्धांत से संबंधित है। देख लेते हैं, कोहलर अधिगम के सिद्धांत से संबंधित हैं। इन्होंने अधिगम की सूझ अथवा अंतर्दृष्टि के सिद्धांत का प्रतिपादन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस सिद्धांत को गेस्टाल्टवादी सिद्धांत के रूप में भी जाना जाता है। सूझ एवं अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपनी समझ उपस्थित समस्याओं को विभिन्न अंगों में पारस्परिक संबंध स्थापित करता है और संपूर्ण परिस्थिति को समझकर उसके अनुसार क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, 22 नंबर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है? देखिए 10 है, 12 है कि 14 है कि 15 है? तो ये कितना है, हमारी 14 है। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की जो संख्या है वो 14 है। मानव कार्य बिना सीखे हुए यह जन्मजात करता है। जो मानव होता है कोई भी कार्य जन्म से सीख के नहीं आता है, वो यहीं पर सीखता है, यानी कि वो जन्मजात बिना सीखे या जन्मजात करता है। ठीक है ना, या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है। वह मानव की मूल प्रवृत्तियां कहलाती हैं, जैसे दुख, सुख, भूख, प्यास, गुस्सा आदि। मैकडूगल के अनुसार प्रत्येक मूल प्रवृत्ति के क्या होते हैं, 3 अंग होते हैं।
फर्स्ट हमारा क्या, एक विशिष्ट उद्दीपक परिस्थिति। सेकंड हमारा क्या, एक विशिष्ट रचना या तथा संवेग। थर्ड हमारी क्या है, एक विशिष्ट प्रतिक्रिया क्रम। इसके बाद देख लेते हैं हम कि 23 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है। तो किसके शिक्षण हेतु किया जाता है बताइए। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान का प्रयोग समस्या समाधान हेतु होता है। इस प्रतिमान में बालक को कोई ऐसी समस्या प्रदान की जाती है जिसके द्वारा बालक के मस्तिष्क में उथल पुथल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण बालक कोई नवीन विषय को प्रकट करता है। इस विधि में क्या होता है, बालक शिक्षक की सहायता के बिना स्वयं अपनी मानसिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिगम करता है। अंत में शिक्षक द्वारा यह मूल्यांकन किया जाता है कि नवीन समाधान प्राप्त हुआ अथवा नहीं। मानसिक उद्दीलन प्रतिमान के प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक ओसबर्न है। ठीक है ना। 24 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषयी था। तो ये हमारा पावलोव ने क्या किया था, प्रयोग किया था। पावलोव के प्रयोग में कुत्ता एक हमारा क्या था, विषयी था, मतलब एक विषय था जिसके ऊपर उन्होंने क्या किया था, प्रयोग किया था। ये क्या थे, रूस के मनोवैज्ञानिक हैं एवं शारीरिक क्रिया विज्ञान। पावलोव ने अधिगम के संबंध में प्रत्यावर्तन का सिद्धांत तथा संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत का जो मुख्य आधार है वो उद्दीपक एवं अनुक्रिया में संबंध का होना है। ठीक है ना। पावलोव ने कुत्तों पर प्रयोग करके इस सिद्धांत का विकास किया कि भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह में लार टपकना एक क्या है, हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। और पावलोव ने भोजन के साथ घंटी बजाने का भी प्रयोग किया और कई बार प्रयोग करने पर बिना भोजन के घंटी बजने पर कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती थी। या भोजन स्वाभाविक उद्दीपक, घंटी का बजना कृत्रिम उद्दीपक तथा लार का टपकना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इस प्रकार स्वाभाविक उद्दीपक स्थान पर कृत्रिम उद्दीपक के द्वारा स्वाभाविक प्रतिक्रिया का होना क्या होता है, संबंध प्रतिक्रिया कहा गया है। ठीक है ना। अगर कोई पूछे मतलब जो कुत्ते पर प्रयोग सर्वप्रथम कुत्ते पर प्रयोग किसने किया था, तो ये हमारे पावलोव ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मौलिकता में नमनीयता तथा प्रभाव निम्न में से किसके घटक है। तो ये हमारी सृजनात्मकता का है। ठीक है ना। कहता है कि मौलिकता, नवीनता तथा प्रभाव सृजनात्मकता के घटक हैं। साधारण शब्दों में सृजनात्मकता का जो अर्थ है सृजन अथवा रचना संबंधी योग्यता है। योग्यता से प्रारंभ में इस योग्यता का जो संबंध है केवल कलात्मक रचनाओं से माना जाता था, किंतु आधुनिक मनोवैज्ञानिक में इसका संबंध मात्र विभिन्न कलाओं से नहीं वरन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित माना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, युयुत्सा। तो युयुत्सा क्या है हमारा, ये हमारी क्या है, मूल प्रवृत्ति है। तो कहता है युयुत्सा हमारी क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है और मूल प्रवृत्तियों से आशय मानव की ऐसी प्रवृत्तियों से है जो वह बिना सीखे या जन्मजात या प्राकृतिक प्रेरणाओं के आधार पर करता है। जैसे हमें भूख लगना, प्यास लगना, सुख, किसी चीज़ का में सुख होना, दुख होना, गुस्सा आदि, ये सब हमारी क्या है, युयुत्सा मूल प्रवृत्ति है। ठीक है ना। जिसमें क्या होता है, विलियम मैकडूगल महोदय ने मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से क्या किया गया है, वर्गीकृत यानी कि बांटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 27 नंबर, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। तो बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित कर कौन से, ये वंशानुगत तत्व हैं कि सामाजिक परिवेशन तत्व हैं या शारीरिक तत्व हैं या आर्थिक तत्व। तो ये हमारा क्या है, जैसे इसमें कह रहा है कि बालकों के सामाजिक विकास, तो इसमें सामाजिक विकास आता है। तो सामाजिक विकास में हमारा क्या होगा, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व होगा। ठीक है ना। बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं कौन से, जैसे सामाजिक परिवेश जन्य तत्व अर्थात समाज में प्रचलित नियमों तथा मान्यताओं का प्रभाव बालक के सामाजिक विकास पर पड़ता है। समाज में एक समुदाय के रीति रिवाजों, परिपाटियों और स्वीकृतियों तथा निषेधों द्वारा बालक का व्यवहार निर्देशित होता है तथा सामाजिक नियमों के अनुकूल बालक जीवन शैली का क्या करता है, निर्माण कर लेता है। मतलब उसको जैसा परिवेश मिलता है वो उसी अनुरूप क्या होता है, अपने आप को ढाल लेता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, शारीरिक विकास का मुख्य नियम कौन सा है, देख लेते हैं। तो हमारा क्या है कि शारीरिक 28 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है कि शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है। तो ये है हमारा
पूछ रहा है कल्पना एवं संवेगात्मक विकास के संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम या मानसिक विकास से विभिन्नता का नियम। तो ये हमारा क्या है, जो शारीरिक विकास होता है वो हमारे क्या होता है, द्रुतगामी विकास का नियम है। ठीक है ना, इसमें क्या है, द्रुतगामी विकास का नियम शारीरिक विकास का एक क्या है, हमारा प्रमुख अंग है। ठीक है ना, प्रमुख नियम है। शिशु का जो शारीरिक विकास होता है वो जन्म से पूर्व गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, और शैशवावस्था यानी जो हमारी जन्म से 6 वर्ष की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था है, और 6 से 12 वर्ष की जो अवस्था है वो हमारी क्या है, ठीक है ना, शैशवावस्था हमारी जो होती है वो जन्म से 6 वर्ष, ठीक है, में शारीरिक विकास की जो गति होती है वो प्रथम 3 वर्षों में बहुत तेजी से होती है, मतलब 3 साल में क्या होता है, बहुत तेजी से होती है। जैसे बाल्यावस्था हमारी क्या है, 6 से 12 वर्ष के प्रथम 3 वर्ष, यानी कि 6 से 9 वर्ष तक शारीरिक विकास हमारा क्या होता है, तीव्र गति से होता है, तथा 9 से 12 वर्ष तक यह विकास क्या होता है, दृढ़ प्राप्त कर लेता है, मतलब परिपक्व हो जाता है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, परिपक्व काल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें कि किशोरावस्था में बालक तथा बालिकाओं का जो विकास होता है वो द्रुत गति से होता है, और बालिकाओं में तीव्रतम वृद्धि का जो समय होता है वो 11 से 13 वर्ष की आयु होती है। जब 11 से 13 वर्ष की आयु होती है तब उनका विकास क्या होता है, तेजी से होता है, और बालकों में जो होता है जब वो 14 से 15 वर्ष की आयु में होते हैं तब उनका विकास क्या होता है, बहुत तेजी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 29 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है, नहीं पूछा है। तो इसमें क्या कह रहा है, समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर का विकास सिद्धांत या अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। तो विकास का जो सिद्धांत नहीं है, समान प्रतिमान तो है, परस्पर संबंध का भी है, निरंतर विकास का भी संबंध है, ठीक है, सिद्धांत है। तो ये कहता है कि अनुकूलित जो प्रत्यावर्तन सिद्धांत है ये विकास का सिद्धांत ना होकर ये हमारा क्या है, अधिगम का सिद्धांत है। ठीक है ना, इस सिद्धांत को संबंध प्रत्यावर्तन या संबंध प्रतिक्रिया के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो रूस के मनोवैज्ञानिक एवं शरीर क्रिया विज्ञान पावलोव ने किया था। तो इसके बाद हम विकास के जो सिद्धांत हैं कौन कौन से इसको देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, समान प्रतिमान का सिद्धांत है। सेकेंड हमारा क्या है, परस्पर संबंध का सिद्धांत है। थर्ड हमारा क्या है, निरंतर विकास का सिद्धांत है, यानी कि जो हमारा विकास होता है वो क्या होता है, लगातार होता रहता है। फोर्थ हमारा क्या है, विकास की दिशा का सिद्धांत, कि विकास हमारा किस दिशा में हो रहा है। 5 हमारा क्या है कि विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, यानी कि जो विकास हो रहा है उसकी गति में कौन कौन सी विभिन्नताएं आ रही हैं व्यक्तिगत। 6 नंबर हमारा क्या है, विकास क्रम का सिद्धांत, विकास जब हमारा हो रहा है तो क्रम वाइज हो रहा है तो क्रम का सिद्धांत है। 7 हमारा क्या है, समान से विशिष्ट प्रतिक्रिया का समान सिद्धांत, ठीक है ना। जिसके बाद 8 क्या है हमारा, वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया का, कुछ उसमें क्या हो, वंशानुक्रम कार्य करेगा और कुछ वहाँ पे उसका इन्वायरमेंट, जैसा उसका इन्वायरमेंट रहेगा और जैसा उसका वंशानुक्रम रहेगा उसी का बालक का क्या होगा, विकास होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 30 नंबर क्या है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसका है, तो ये कथन हमारा जो है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं हैं जो प्रकट होती हैं, यह कथन हमारा हॉरलॉक का है। ठीक है ना, किसका है, हॉरलॉक। तो विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, और यह कथन हमारा हॉरलॉक ने दिया है। और हॉरलॉक के शब्दों में विकास अभिवृद्धि क्या होती है, तक ही सीमित नहीं है, इसके बजाय इसमें क्या होता है, प्रौढ़ावस्था के लक्ष्य की ओर क्या होता है, परिवर्तनों का प्रगतिशील क्रम निहित रहता है। ठीक है ना। और जो विकास होता है, विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं क्या होती हैं, हमारी प्रकट होती हैं। और हॉरलॉक की जो उन्होंने क्या परिभाषाएं बताई हैं, 3 बातें स्पष्ट की हैं, कौन कौन सी हैं। फर्स्ट हमारा क्या है कि विकास परिवर्तन की ओर संकेत करता है, और विकास में एक क्या होती है, निश्चित क्रम होता है। और थर्ड हमारा क्या है कि विकास एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है, मतलब विकास का एक निश्चित दिशा और लक्ष्य होता है। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, हमारी भाषा हिंदी का क्वेश्चन हमको देखना है। आइए चलते हैं हम हिंदी भाषा हमारा हिंदी। कहता है निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप क्या है, आशु भाषण है या श्रुतलेखी या सुलेखी या शुद्धवर्ती। तो आशु भाषा है। तो उपयुक्त विकल्पों में हमने देखा है कि जो
अभिव्यक्ति का जो रूप होता है वो आशु भाषण है, ठीक है ना। आशु भाषण भाषण का वह तरीका है जिसमें भाषणकर्ता को भाषण की ठीक पूर्व विषय बताया जाता है, ठीक है ना। मनुष्य अपने विचारों एवं भावों को दूसरों के समक्ष दो रूपों में प्रकट करता है। प्रथम हमारी मौखिक और सेकंड हमारी क्या होती है, लिखित होती है। मनुष्य जब अपने विचारों को दूसरों के समक्ष रखने के लिए क्या करता है, भाषा बोल का प्रयोग करता है। तो उसे क्या बोलते हैं, जब हम कोई चीज़ बोल कर बताते हैं तो उसे बोलते हैं मौखिक अभिव्यक्ति, ठीक है ना। सेकेंड नेक्स्ट हमारा क्या है कि मौखिक जो अभिव्यक्ति होती है उसे निम्नलिखित रूप है, जैसे काव्य पाठ मतलब काव्य पढ़ना, कहानियाँ कहना मतलब, या लेक्चर देना, या समाचार का वाचन करना, या टेलीफोन वार्ता, टेलीफोन पर भी जो हम बात करते हैं ये भी हमारा मौखिक वार्ता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, श्रुतलेख, सुलेख और शुद्ध वर्तनी निम्नलिखित। हम सुनकर भी जो लिखते हैं या सुलेख पढ़कर लिखते हैं या शुद्ध वर्तनी लिखित जो भी अभिव्यक्ति के रूप हैं, ये हमारी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे क्या है, हिंदी भाषा की जो बोलियां। हिंदी भाषा में कितनी बोलियां, तो हिंदी भाषा में बोलियां 18 हैं और हिंदी भाषा की 5 उपभाषाएं हैं जिनमें 18 बोलियां हैं, ठीक है ना। और हम देख लें हिंदी भाषा की जो उपभाषा है वो हमारी क्या है, पश्चिमी हिंदी है। सेकंड हमारी पूर्वी हिंदी है। थर्ड हमारी बिहारी हिंदी है। फोर्थ हमारी राजस्थानी हिंदी है और फिफ्थ हमारी क्या है, पहाड़ी हिंदी है। और पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं, बांगरू, बुंदेली, खड़ी बोली, कन्नौजी और ब्रज। और पूर्वी हिंदी की क्या है, हमारी 3 बोलियां हैं जिसमें अवधी है, बघेली है और छत्तीसगढ़ी है। और बिहारी हिंदी की भी 3 बोलियां हैं जिसमें हमारी भोजपुरी है, मगही है, मैथिली है। और राजस्थानी हिंदी में कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं जिसमें मारवाड़ी, मालवी, मेवाड़ी और जयपुरी। पहाड़ी हिंदी की 3 बोलियां हैं जिसमें नेपाली, गढ़वाली और क्या है, कुमाऊँ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि सामाजिक शब्द में मूल शब्द और प्रत्यय। सामाजिक शब्द में कह रहा है मूल शब्द क्या है, प्रत्यय है। तो प्रत्यय का उपयोग कहाँ किया जाता है बताइए। प्रत्यय शब्द का प्रयोग हम पीछे करते हैं और उपसर्ग आगे होता है। सामाजिक शब्द में मूल शब्द समाज और प्रत्यय इक है, ठीक है ना। अतः समाज प्लस इक बराबर क्या हो रहा है हमारा, सामाजिक। सामाजिक का जो मूल शब्द है वो समाज की एक संज्ञा विशेषण है और जिसमें तदत प्रत्यय इक जोड़ने से क्या होता है, हमारा सामाजिक शब्द बना है, ठीक है ना। अतः सामाजिक एक हमारा क्या है, तदितांत शब्द है, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम कौन है, क्या है। तो तद्भव पत्रिका के संपादक का नाम जो है वो हमारा क्या है, अखिलेश, ठीक है ना। और इस पत्रिका को मार्च 1999 में लखनऊ उत्तर प्रदेश में प्रकाशित किया गया और यह एक हमारी त्रैमासिक यानी कि 3 महीने पर ये पत्रिका साहित्य पत्रिका है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी निर्दिष्ट पत्रिकाओं को सूची में इसे क्या किया गया था, शामिल किया था। नेक्स्ट हमारा क्या है 35 नंबर, 12 बरस लो कुकर जियो अरु 13 लो जिये सियार। तो ये पूछता है यह पंक्ति किसकी है, 12 बरस लो कुकर जिये अरु 13 लो जिये सियार। तो ये पंक्ति हमारी किसकी है, ये हमारी पंक्ति जो है जगनिक की है, ठीक है। ये देखिए 12 बरस लोग कुकर जियो अरु 13 लो जियो सियार, या जो हमारी पंक्ति ये जगनिक की है और इसका उल्लेख जगनिक द्वारा रचित परमाल रासो या आला खंड में हुआ है, ठीक है ना। जो हमारा नरपति नाला ने बिसल देव रासो, चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो तथा विद्यापति ने पदावली और कार्ति पताका व कार्ति लता की रचना की, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या था 36, अकाल का पर्यायवाची क्या है। तो अकाल में का पर्यायवाची क्या है, दुर्भिक्ष है, ठीक है। अकाल का पर्यायवाची क्या हमारा, दुर्भिक्ष है, जिसके अन्य पर्यायवाची क्या है, दुकाल, दुष्काल, सूखा। 37 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा मिश्र वाक्य नहीं है। क्या अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं, अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं, छात्र पढ़ते हैं और अध्यापक उन्हें देखते हैं, और अध्यापकों के सम्मुख छात्र पढ़ते हैं। तो इसमें हमारा पूछा है मिश्र वाक्य कौन सा, तो अध्यापक देखते हैं कि छात्र पढ़ते हैं,
अध्यापक देख रहे हैं और छात्र पढ़ रहे हैं, यानी कि दो वाक्य हैं, दोनों वाक्य को मिला के बनाए हैं, इसलिए ये हमारा मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट हमारा क्या है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य, इसको हम देख लेते हैं कि कहता है कि जिन वाक्यों में एक मुख्य एवं प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्यों उन्हें क्या कहता है, मिश्र वाक्य कहते हैं। जैसे अध्यापक दिखते हैं कि छात्र क्या कर पढ़ते हैं, तो यह हमारा एक मिश्र वाक्य है, क्योंकि इसमें अध्यापक क्या कर रहा है, दिखता है, तो ये हमारा प्रधान उपवाक्य और छात्र पढ़ते हैं, ये हमारा मिश्रित उपवाक्य है। ठीक है। 38 क्वेश्चन हमारा क्या है, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है, ये तो अप्रत्याशित। ठीक है ना। तो फिर इसमें हम और भी देख लेते हैं, जिसे ना बुलाया गया हो के लिए एक शब्द हमारा क्या है, अनाहूत। जिसे तौला या नापा ना जा सके के लिए एक शब्द हमारा क्या होता है, अपरिमेय। और जिस पर आशा किया जा सके के लिए एक शब्द हमारा क्या होता है, प्रत्याश। ठीक है ना। 39 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, मुझसे उठा नहीं गया, वाक्य में वाच्य पूछा है, तो ये क्या है, इसमें मुझसे उठा नहीं गया, तो ऐसे बोला ना, मुझसे उठा नहीं गया, तो ये हमारा क्या भाव प्रकट कर रहा है, यानी कि भाववाच्य है। ठीक है ना। कहता है जिस वाक्य में क्रियाकर्ता और कर्म को छोड़कर भाव के अनुसार हो उसे क्या बोलते हैं, भाववाच्य कहते हैं। और ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निष्कपट शब्द में संधि विच्छेद है, तो का संधि विच्छेद करें तो ये हो जाएगा निस धन कपट, तो क्या हो जाएगा हमारा, निष्कपट का क्या होगा, निधन कपट, तो निष्कपट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, इस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने एवं बोलने में किया जाता है, कौन सी भाषा में, तो बताइए। तो ये हमारी भाषा जो है मॉरिशस है, मॉरिशस में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। ठीक है ना। और यहाँ हिंदी के अलावा अन्य कई भाषाएं बोली जाती हैं। यहाँ की जो आधिकारिक भाषा, ये क्या है, यहाँ की आधिकारिक भाषा नहीं है, लेकिन विधानसभा तथा यातायात के निशानों पर अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना। सेकेंड 42 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि सूर सागर किस भाषा की रचना है, तो सूर सागर हमारी ब्रज भाषा की रचना है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो सूर सागर है वो हमारी ब्रज भाषा की रचना है। यह सूरदास द्वारा रचित कृष्ण भक्ति से युक्त पदों का संग्रह है। और सूरदास की जो मुख्य रचनाएं हैं, साहित्य लहरी है, सूर पचीसी है और सूर सारावली आदि है। ठीक है ना। 43 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता किसकी लिखी है, तो ये है हमारा सुभद्रा कुमारी चौहान का। तो कहता है कि वीरों का कैसा हो बसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है। उनकी अन्य प्रसिद्ध कविताएं जैसे झांसी की रानी और उनकी प्रसिद्ध काव्य संग्रह क्या है, मुकुल यात्रीधरा है। और रामधारी सिंह दिनकर के प्रसिद्ध काव्य क्या है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी और हारे को हरिनाम, रेणुका, हुंकार, नीम के पत्ते आदि। और माखनलाल चतुर्वेदी की जो प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, हिम करिटनी, हिम तरंगणी और बनवासी, नागार्जुन, युद्ध साहित्य, देवता आदि। इसका 44 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय में हमारा वो क्या बता रहा है, क्षेत्र की विशेषता बता रहा है ना तो सर्वनामनी है, ना संख्यावाचक है, ना परिणामबोधक है, और ये गुणवाचक है, क्योंकि वो क्षेत्रीय है तो किसी क्षेत्र की विशेषता है, इसलिए गुणवाचक है। क्षेत्रीय में गुणवाचक विशेषण है जिसमें विशेषण में किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, प्रकार, संबंध, दशा आदि का क्या होता है, पता चले, उसे हम क्या बोलते हैं, गुणवाचक विशेषण कहते हैं, जिससे हमें क्षेत्रीय में क्षेत्र का पता चल रहा है। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है 45 कि चौराहा शब्द में समास क्या है, तो चौराहा मतलब जहाँ पे चार दिशाएं हो, तो ये हमारा द्विगु समास है। ठीक है ना। जिस समास का जो प्रथम पद होता है वो संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है ना। चौराहा शब्द में चार राहों का समाहार हेतु प्रयोग होता है, जिसका प्रथम पद क्या है हमारा, संख्यावाचक तथा अंतिम पद संज्ञा है। ठीक है। जैसे द्विगु समास के अन्य उदाहरण हमारी क्या है, त्रिफला यानी कि तीन फल जिसमें, चतुर्दिक, त्रिभुज जिसमें तीन भुज हैं, नवग्रह जिसमें नौ ग्रह हो। ठीक है ना। पंचवटी जो 5 सुवटी, ठीक है, 9 रत्न जिसमें 9 रत्न हो। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 46 में क्या कह रहा है कि निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है, जैसे अनुग्रहित, अनग्रहित, अनुग्रहित या अनुग्रहित।
तो बताइए कौन सा क्वेश्चन सही है हमारा? सी नंबर क्वेश्चन सही है हमारा, अनुग्रहित। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है 47 में शुद्ध शब्द। तो शुद्ध शब्द हम देख लेते हैं क्या है हमारा। पूछा है कि पैतृक है या पैतृक है, पैतृक या पैतृक। तो कैसे लिखा जाता है? सी पैतृक ऐसे लिखा जाता है। 48 में बड़ा शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान, बड़ा शाह। तो जब हम शाह बोल रहे हैं तो ता का यूज है, सा ता का यूज हो रहा है ना। तो शाह ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है ये हमारा तालु है। जिन वर्णों के उच्चारण में अंत में कुछ अधिक श्वास लेना पड़ता है उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। जैसे शाह, बड़ा शाह, खट्टी शाह, छोटा सा हा, ये हमारे क्या ऊष्म व्यंजन। जिसमें चा वर्ग अर्थात चा, शा, जा, झा ये तालव्य व्यंजन। यार अलावा ये हमारे अंतस्थ व्यंजन। अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है हमारा? अति। ठीक है ना। उपसर्ग का प्रयोग हम जानते हैं कि आगे होता है और प्रत्यय का प्रयोग शब्द के पीछे होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? उपत्काय। उपत्काय क्या होती है हमारे? बताइए। पर्वत के पास की पर्वत का शिखर क्या होता है? तो पर्वत के पास की जो भूमि होती है उसे क्या बोला जाता है? उपत्काय। देखो यहाँ पे दिया है कि पर्वत के पास की भूमि, यानी कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे से निकलता है के लिए एक शब्द होता है उद्याचल, और पर्वत के ऊपर की जो समतल भूमि के लिए एक शब्द क्या हो? अधिकाय होता है। ठीक है ना। इसके बाद हमको गद्यांश मिलेगा, तो गद्यांश पढ़ना होगा उसके बाद। तो गद्यांश हम देख लेते हैं एक बार ऐसे। इसके बाद हम सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। घुमक्कड़। तो घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? कड़। अक्कड़ शब्द है ना। तो घुमक्कड़ में कौन सा प्रत्यय? अक्कड़। तो घुमक्कड़ शब्द में घूमना मूल शब्द है और प्रत्यय क्या है हमारा? अक्कड़। प्रत्यय से बने शब्द हमारे क्या है? देख लीजिए। कुदक्कड़, भुजक्कड़, बुलक्कड़। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? महावीर स्वामी का जन्म स्थान कहाँ हुआ? तो आप सभी लोग जानते हैं कहाँ हुआ महावीर स्वामी का जन्म। कहाँ हुआ? वैशाली में। ठीक है ना। ये क्या है हमारा? पावापुरी में उन्होंने अपना शरीर क्या किया था? त्याग दिया। ठीक है ना। 53 क्वेश्चन हमारा क्या है? स्वच्छंद में कौन सी संधि है? तो ये हमारी व्यंजन संधि है। तो देख लेते हैं व्यंजन, जिसमें छा के पहले यदि कोई स्वर हो तथा छा के स्थान पर छ हो जाता है अर्थात स्वच्छंद की संधि विच्छेद होगा। स्वाधन छंद। ठीक है ना। जब पहले शब्द के अंत में व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन हो या स्वर उसमें मेल होता है तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं। 54 क्वेश्चन हमारा क्या है कि महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी अवस्था पूछ रहा है कितनी थी? तो 80 थी कि 45 से 35 या 12? तो 35 वर्ष थी। ठीक है ना। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धत्व प्राप्त किया तब उनकी जो अवस्था थी वो कितनी थी? 35 वर्ष। अब 55 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि श्रुति धर्म का क्या अर्थ है? तो श्रुति धर्म का जो अर्थ है वो हमारी क्या है? एक वैदिक धर्म है। ठीक है ना। अड़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? जब हम अड़ा बोलते हैं तो ये हमारा क्या है? नासिक, नाक के द्वारा बोला जाता है ना। तो देख लो इसमें जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास मुंह के स्थान सात नासिका से निकलते हैं उन्हें नासिक या अनुनासिक कहते हैं। ठीक है ना। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 5 है। अड़ा, इया, अड़ा, अणा। ठीक है ना। 57 नंबर क्वेश्चन है 4 गज मलमल में कौन सा विशेषण? 4 गज। ठीक है ना। ये 4 गज हमारे क्या परिणाम वाचक है। ठीक है ना। 4 गज मल में परिणाम मतलब विशेषण है। जिस विशेषण से संज्ञा के परिणाम यानी कि माप तौल का बोध होता है उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। अतः 4 गज में 4 गज परिणाम का बोध करा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? समास का विलोम क्या होता है? साहिसिक, समस्या, समासिक या व्यास? तो समास का विलोम व्यास होता है। ठीक है। हम देख लेते हैं कि समास का जो विलोम होता है वो व्यास होता है, जबकि साहसी का जो विलोम होता है वो क्या होता है? भीरू होता है। 59 क्वेश्चन हमारा क्या है? सूत्र का तत्सम रूप क्या है हमारा? शून्य है। ठीक है ना। संस्कृत के शुद्ध शब्दों को तत्सम शब्द कहते हैं तथा उनसे उत्पन्न विकसित शब्दों को तद्भव कहते हैं। ठीक है ना। फिर कहता है आग की किरकिरी होने का अर्थ क्या है? तो आग की किरकिरी होने का मतलब होता है कि बहुत प्रिय होना, धोखा देना या कष्टदायक। जब आग की किरकिरी होने का ये मुहावरा है तो ये हमारा अप्रिय होना। ठीक है ना। आंखों में बसना यानी कि बहुत प्रिय होना। तो बस इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो लैंग्वेज हमारी भाषा इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश रहेगी। इंग्लिश को हम कवर करेंगे।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए हम इसको थोड़ा थोड़ा ही बना रहे हैं। तो आज हमने CDP और हिंदी को देखा है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आप स्पीड इसकी बढ़ा लीजिएगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।